ओके, आज हम भौतिकी के अंतर्गत उपग्रहों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा मुख्य अध्ययन बिंदु है उपग्रह की गति, पलायन वेग और चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित क्यों नहीं है, इसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि उपग्रह की गति, उपग्रह किस प्रकार से गति करती है। तो उपग्रहों की गति का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत अत्यधिक प्रभावित होती है। प्राकृतिक उपग्रह की गति के द्वारा, जैसे चंद्र ग्रहण का होना, सूर्य ग्रहण का होना, इसके अतिरिक्त जैसे ज्वार भाटाएं का बनना, ये सारी जो घटनाएं संभावित होती है, यह जो प्राकृतिक उपग्रह है उसके द्वारा संभव होती है। प्राकृतिक उपग्रह हमारे पास मुख्य रूप से 9 हैं। जैसे यदि उसका हम नाम गिनाना चाहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो इस तरीके से 9 है और सूर्य से दूरी के साथ बढ़ते हुए क्रम में उसका नाम इस प्रकार से गिनाया गया। तो ये जब उपग्रह गति करती है, ग्रह जब गति करती है, तो इस गति के द्वारा हमारे जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, इसके अतिरिक्त जो उपग्रह है, जैसे कृत्रिम उपग्रह की यदि हम बात करें तो भारत के द्वारा जो छोड़ा गया जो कृत्रिम उपग्रह है, इसकी भी गति से हमारे दैनिक जीवन प्रभावित होती है। जैसे भविष्य में यदि भविष्यवाणी करना है या मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है या संचार जो उपग्रह होता है जिसमें सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है, और उद्योग जगत है, मनोरंजन के साधन है, शिक्षा जगत है, चिकित्सा के जो साधन है, तो ऐसे जितने भी क्षेत्र होती है उन सभी क्षेत्रों में जो उपग्रह होती है उस उपग्रह की गति का प्रभाव पड़ता है और उसी गति के द्वारा ही सिग्नलों का संचारण होता है, जिसको हम विभिन्न जो दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न गतिविधियों में उसका उपयोग करते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं ग्रह की गति के संबंध में आगे पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन शब्द से यहाँ पे हम देख रहे हैं, पलायन का अर्थ होता है कि किसी अपने मूल स्थान से किसी व्यक्ति का अन्यत्र चले जाना और वापस अपने मूल स्थान पर नहीं आना। इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित होती है उसको हम कहते हैं पलायन। तो यहाँ पर ऐसे ही पिंडों के लिए भी लागू होती है कि जब किसी पिंड को हम पृथ्वी की क्षेत्र से, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आती है। यदि हम उस वस्तु के वेग को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो ऊंचाई भी अधिक दूरी तक जाएगी, अधिक ऊंचाई को प्राप्त करेगी और एक स्थिति ऐसे आती है कि वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाती है और पृथ्वी तल पर वापस नहीं आती। इस प्रकार की जो प्रक्रिया निर्मित होती है उसको हम कहते हैं पलायन। तो यहाँ पर जिस वेग से हम उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे और वह गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाएगी तो उस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। अर्थात किसी पिंड का वह प्रारंभिक या न्यूनतम वेग जिससे या जिस वेग से वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार हो जाती है और पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती, उस न्यूनतम वेग को हम कहेंगे पलायन वेग। पलायन वेग फेंके जाने वाले जो वस्तु होती है उसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी, उस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम पलायन ऊर्जा भी कहेंगे। मतलब जिस वेग से हम उस वस्तु को फेंक रहे हैं उसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस गतिज ऊर्जा को ही हम पलायन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और यही जो ऊर्जा होती है किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक कार्य के रूप में परिणित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पलायन वेग के लिए सूत्र निर्मित करेंगे कि हम पलायन वेग की गणना कैसे करेंगे।
चित्र में हम देख रहे हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है। पृथ्वी की केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड और पृथ्वी का जो द्रव्यमान m, दोनों पिंडों के जो द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी, उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूटन के नियम के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे पृथ्वी और वस्तु के कारण, पृथ्वी और पिंड के कारण उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m स्मॉल m बटे x का वर्ग। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उस नियम को यहाँ पर लगाया तो ये पृथ्वी और यहाँ पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इन दोनों पर आकर्षण बल लग रही है और उस आकर्षण बल का मान है F बराबर G m अपान r x का स्क्वायर। ये जो बल होती है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल, तो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जब पिंड को पलायन करेंगे तो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। चूंकि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को P से Q तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर F इंटू dx। जब हम पिंड को इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल लगा है उस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य कितनी हो रही है dw बराबर F इंटू dx। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब यदि पिंड को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह मतलब ये यहाँ पर A लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष पर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, इधर यदि हम आगे चलें तो ये अंतरिक्ष है, तो सतह से अंतरिक्ष तक ले जाने में किया गया कार्य। अतः पिंड को पृथ्वी की सतह से अतः पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य को W से दर्शाते हैं। तो W बराबर ये समाकलन का चिन्ह है A से अनंत तक, ये हो जाएगा dW इंटू dx। यहाँ पर dW बराबर F इंटू dx है तो मान रखेंगे तो कार्य W बराबर निकल जाएगी A टू इन्फिनिटी और dW का मान है F इंटू dx, F इंटू dx।
एफ का मान समीकरण 1 में दिखाई दे रही है यहाँ पर जी एम एम अपान एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रखेंगे W बराबर, अब यहाँ पर A जो लिखा हुआ है, इस A का मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह मतलब इसकी त्रिज्या R, और ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, और F का मान जो निकला हुआ है जी एम एम बटे एक्स का स्क्वायर, और ये डी एक्स। W बराबर, यहाँ पे जी एम और स्मॉल एम एक नियत राशि है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। जी एम एम, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे R से अनंत तक, यहाँ पे बचेगा 1 अपान एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये W इक्वल टू जी एम एम R से अनंत तक, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स घात माइनस 2 डी एक्स, या W इक्वल टू जी एम एम, और जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा, समाकलन करने के लिए हम देख सकते हैं जैसे एक सूत्र होता है एक्स का घात n प्लस 1 डी एक्स, एक्स का घात n dx, इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा एक्स का घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस सूत्र में मान रख करके यदि हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है, देख लीजिए हल करने के बाद में कितना आएगा, एक्स का घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या निकल जाएगी, एक्स का घात माइनस 1 बटे माइनस 1, ये निकल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का घात ऋण 1 बटे ऋण 1, और ये जो लिमिट है ये लगेगी R से अनंत तक। आगे यहां से देखते हैं W बराबर जी एम एम, और इसको यदि हम हर में लाएं तो ये घात का मान धनात्मक हो जाएगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1 बटे एक्स, ऋण चिन्ह है ये ऋण चिन्ह लगाए, और ब्रैकेट क्लोज R से अनंत तक। तो एक बार हम अपर लिमिट लेंगे एक सक जगह में, फिर चिन्ह को बदल करके एक सक जगह में R रखेंगे, तो यहाँ पर जो मान होगी वो निकल जाएगा जी एम एम, और इसको हम लिख सकते हैं -1 अपान इन्फिनेटिव माइनस 1 अपान R, या W बराबर जी एम एम, यहाँ से इसके साथ में हम यदि गुना करें तो इसका मान 0 आएगा, तो इस मान को हम 0 लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 1 अपान R। तो इस तरीके से किया गया कार्य W बराबर जी एम एम बटे R ये प्राप्त होती है। 2, तो पिंड को यदि हम पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष पर ले जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य यहाँ पर W बराबर जी एम एम अपान R प्राप्त होती है। इसके आगे
अब यदि पिंड का प्रारंभिक वेग, जिस वेग से हम पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उसका मान v हो, यदि पिंड का प्रारंभिक वेग v हो तो गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv का स्क्वायर प्राप्त होगी। चूंकि हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वह किए गए कार्य के रूप में बदल जाती है, अर्थात इसको यदि हम समीकरण 3 माने तो किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होगी। तो लिखेंगे समीकरण, चूंकि W बराबर E, अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 से इसको हम लिख सकते हैं 1 G m बटे R बराबर 1/2 mv का वर्ग। जब इसको हम सरल करें तो यहाँ पर देखिए m दिख रहा है, यहाँ पर m दिख रहा है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये m से m कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो इस समीकरण को लिखेंगे इस समीकरण को लिखा जा सकता है 2gm बटे R बराबर v का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं v बराबर, दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2gm बटे R। तो ये जो सूत्र निकल रहा है यहाँ पर, समीकरण 4 कहेंगे इसको, यही पृथ्वी पर पलायन वेग के लिए सूत्र है, जिसमें इस सूत्र से हम ये देख रहे हैं कि पिंड का द्रव्यमान कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि फेंके जाने वाले जो पिंड होगी उसका द्रव्यमान कितना भी रहे, उसकी जो पलायन वेग है वह उस पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती, बल्कि पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या इसके ऊपर निर्भर कर रही है। अब यदि हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी की सतह पर यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो इसका मान g बराबर gm/r का स्क्वायर प्राप्त होता है, या इसको हम लिखेंगे gm बराबर gr का वर्ग। समीकरण 4 में gm दिख रही है, यहाँ से मान रखेंगे तो पलायन वेग का मान निकल जाएगा v बराबर, समीकरण 4 से v बराबर यहाँ पर दिख रही है 2 और gm का मान रखेंगे gr का वर्ग बटे यहाँ पर हो जाएगा r, और ये वर्गमूल है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं वर्गमूल, r से r कैंसिल हो गया, तो पलायन वेग v बराबर वर्गमूल 2gr। ये पृथ्वी
की सतह पर पलायन वेग के लिए व्यंजक है। इसमें हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या के ऊपर पलायन वेग का मान निर्भर करती है और जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर पलायन वेग का मान निर्भर करती है। ये सूत्र निकला पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग के लिए √2gr। तो ये इससे हम पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है उसको हम निकाल सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग। चूंकि पलायन वेग के सूत्र मालूम है, v बराबर √2gr होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर निकालेंगे तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर e लगा देंगे तो ये सूत्र बदल जाएगी, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। चूंकि हम ये भी जानते हैं पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होती है उसकी मान 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.38 गुणित 10⁻6 मीटर होती है। और इस मान को यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान निकल जाती है VE बराबर वर्गमूल 2 गुणित 9.8 गुणित r का मान रखेंगे 6.38 गुणित 10⁻6। जब इसको सरल किया जाएगा तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का जो मान है वो आ जाती है 11.2 गुणित 10⁻3 मीटर। इसको यदि हम किलोमीटर में बदलें तो इसको हम लिख सकते हैं VE बराबर 11.2 किलोमीटर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्राप्त होती है। अर्थात हम यह कहेंगे कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उछालें तो वह वस्तु उसको यदि हम 11.2 किलोमीटर की वेग से यदि हम उसको ऊपर की ओर उछालते हैं तभी वह वस्तु अंतरिक्ष को या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार करके अंतरिक्ष की ओर जाएगी। और यदि उस वस्तु का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से यदि कम हो जाती है, यहाँ पे लिखेंगे पर सेकेंड, तो वह वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं करेगी और वह अंतरिक्ष को नहीं जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर वापस गिर जाएगी। तो अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी की सतह से फेंकना चाहिए। तो यह था पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग के लिए व्यंजक और उसका मान। आगे हम चलते हैं कि चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान कितना होगा। चंद्रमा की
सतह पर पलायन वेग। पलायन वेग के सूत्र से चूंकि v बराबर वर्गमूल 2g/r ये होती है। यदि हम चंद्रमा के लिए लें तो ये हो जाएगा Vm बराबर वर्गमूल 2gm/m ये प्राप्त होगी। यहाँ पर gm जो दिख रही है वह चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान है और ये rm जो दिख रही है वह चंद्रमा की त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है, अर्थात चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान gm बराबर g/6 ये प्राप्त होती है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना। और जो चंद्रमा की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या rm ये होता है 1.74 गुणित 10⁻6 मीटर। इस मान को यदि हम इस सूत्र में रखें तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग निकल जाएगा Vm बराबर वर्गमूल 2 गुणित यहाँ हम लिखेंगे g/6 मतलब इसका मान हो जाएगा 9.8/6। यहाँ पे लिखेंगे 9.8/6 गुणित rm का मान रखेंगे 1.74 गुणित 10⁻6। इनको जब सरल करेंगे तो चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान निकलेगी 2.4 गुणित 10⁻3 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको किलोमीटर में बदला जाएगा तो Vm बराबर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये था चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान। यदि हम चंद्रमा से किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालें तो उसका वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तभी वह वस्तु चंद्रमा से अंतरिक्ष पे पहुंचेगी। तो इस तरीके से हम पलायन वेग का मान निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित क्यों नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं किसी ग्रह के चारों ओर जो गैस या वायु पाई जाती है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। अर्थात वायुमंडल में जो पाए जाने वाली गैस है उसके अणु विभिन्न दिशाओं में उष्मीय ऊर्जा के कारण विभिन्न दिशाओं में इधर उधर अनियमित गति करते रहती है।
हम ये भी जानते हैं कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। गैस के परम ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको हम लिखेंगे गैस के अणुओं के लिए RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी T का वर्ग। तो गैस का परम ताप जितनी होगी उसकी वर्ग माध्य मूल वेग का मान उतनी ही अधिक होती है, और यदि ताप कम हो तो उसका मान भी RMS का मान यानी कि परम अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल ये भी कम हो जाती है। इस स्थिति में यदि किसी गैस में किसी गैस की उपस्थिति, किसी भी ग्रह पर गैस की जो उपस्थिति होगी वह उसके वर्ग माध्य मूल चाल और उसके परम ताप के ऊपर निर्भर करेगी। तो हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि यदि किसी गैस का जो वर्ग माध्य मूल चाल है उसके पलायन वेग पर निर्भर करती है, अर्थात पलायन वेग और वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध यदि हम देखें तो इन्हीं दोनों मानों के ऊपर उस ग्रह पर गैस उपस्थित होती है या नहीं होती ये निर्भर करती है। तो यदि किसी भी ग्रह के गैस का पलायन वेग का मान यदि उसके वर्ग माध्य मूल मान से यदि अधिक होती है तो उस स्थिति में उस ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि पलायन वेग से अधिक हुआ तो वहां से गैस के अणु ऊपर उड़ जाएगी, और यदि पलायन वेग का मान कम होगी उस स्थिति में उस ग्रह पर गैस उपस्थित रहेगी। तो इस तरीके से हम देखें कि पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और पृथ्वी पर उपस्थित जो गैस के अणु हैं उसके वर्ग माध्य मूल चाल इस 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होती है, अर्थात गैस के अणु इस वेग से कम है तो उस जो अंतरिक्ष है उसको पार नहीं कर पाती, अर्थात वह पृथ्वी पर बना रहता है। इस कारण पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित होती है और चंद्रमा में वायुमंडल उपस्थित नहीं होती। इसके पीछे कारण ये है कि चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का जो मान है वो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होती है, जिसके कारण वह वहां से ऊपर उड़ जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होती है। तो ये था किसी भी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थित होना और नहीं होना, वहां पर उपस्थित उस ग्रह के पलायन वेग के मान के ऊपर निर्भर करती है। तो आज का जो हमारा अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था वह था उपग्रह की गति या हमारे दैनिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है और पलायन वेग के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त करें, इन सारी बिंदुओं को आज यहाँ पर अध्ययन किया गया। थैंक यू।